बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज हम बेशर्मी की हद पार करके आपके लिए लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। आज तारीख है 31 अक्टूबर 2022। परसों है हमारी सोशियोलॉजी की एग्जाम। लेकिन 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 पढ़ने की बजाय हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं लोगों को सोशल साइकोलॉजी, जिसका पेपर एकदम आखिरी में। ये देखना है कि जो लक्ष्मण रेखा हमने खींच के खुद ही पार कर दी, इसका नतीजा क्या होता है। अब वो तो समय बताएगा, लेकिन आज हम सोशल साइकोलॉजी की पढ़ाई करेंगे। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको वीडियो शुरू करने के पहले बताना चाहूंगा। नंबर 1, डिस्क्लेमर। ये एक सरफेस लेवल का भी सरफेस लेवल इंट्रोडक्शन होगा जो हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को आज कवर करेंगे जो हमारी टीचर ने हमको बताया है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ मिस होने वाला है। दूसरी चीज, यू डोंट नीड एनी प्रायर नॉलेज अबाउट साइकोलॉजी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स गिवन इन दिस वीडियो। मैं क्योंकि बेसिक से तुमको लेकर जाऊंगा धीरे धीरे कि सोशल साइकोलॉजी एग्जैक्टली क्या है और इसमें एक्सपेरिमेंट्स कैसे होती है, हाउ डू वी स्टडी द कंसेप्ट्स, तो हम सारी चीजों को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर। सबसे पहले व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी। तो अगर सोशल साइकोलॉजी की फॉर्मल डेफिनेशन हम लोग देखें तो सोशल साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक फील्ड दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, फीलिंग्स एंड थॉट्स इन सोशल सिचुएशंस। अब समझना बात को, हम लोग कैसे बिहेव करते हैं। नंबर 1, ठीक है, सोशल सिचुएशंस में। सोशल जहां पे शब्द आया मतलब दूसरे लोग वहां पे इन्वॉल्व है, तो दूसरे लोगों की मौजूदगी में हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, यहाँ पे सारी चीजें कवर होती है। हमारा थॉट, बिहेवियर, फीलिंग्स, हर एक चीज। सोशल साइकोलॉजी ब्रॉडली स्टडी करते हैं 3 डोमेन्स। ठीक है, सबसे पहले सोशल थिंकिंग या फिर सोशल कॉग्निशन। तो कॉग्निशन मतलब मेंटल प्रोसेसेस। तो हाउ वी थिंक इन द सोशल वर्ल्ड, अबाउट द सोशल वर्ल्ड, अबाउट अदर पीपल, अबाउट आवरसेल्व्स इन प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल और दुनिया भर की चीजें। हम लोग जो जजमेंट्स पास करते हैं, हमारे एटीट्यूड्स, एट्रीब्यूशन, इन सब चीजों की बात सोशल कॉग्निशन में होती है। सोशल इन्फ्लुएंस मतलब दूसरे लोगों की मौजूदगी हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालती है। और तीसरा, सोशल इंटरेक्शन, या यहाँ पे लिखा है स्लाइड में सोशल रिलेशंस, कि हम लोग दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, रिलेट कैसे कर पाते हैं। यहाँ प्यार मोहब्बत से लेके लड़ाई झगड़े हर चीज की बात होती है। प्राइड, प्रेजुडाइज, एवरीथिंग की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, क्या इतनी चीजें क्लियर है। अब हम लोग आगे जाते हैं। अब क्योंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक्स पे जाएंगे, तो हम देखते हैं कि सोशल साइकोलॉजी में रिसर्च कैसे होती है। जितने भी कंसेप्ट की हम लोग बात करने वाले हैं, इनके बारे में पता कैसे चला साइकोलॉजिस्ट, कैसे आए ये लोग कंक्लूजन्स पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिसर्च कैसे होती है सोशल साइंस में, पर्टिकुलरली साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में। अब यहाँ पे जो साइंस वर्ड है ना, इस पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि साइंस जो है वो ऑब्जेक्टिवली चीजों को मेजर करने की कोशिश करता है। ठीक है, साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है, तो यहाँ पे जो भी है हमारे पास वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं। तो साइकोलॉजी ऐसी फील्ड है जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को ऑब्जेक्टिवली मेजर करने की कोशिश करती है। और इसकी जो रिसर्च होती है ना, वो कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले एक थ्योरी बनती है। थ्योरी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फिनोमेना। तुमने कुछ ऑब्जर्व किया अपने एनवायरनमेंट में, फिर उसको डिस्क्राइब किया कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले व्हाट, उसके बाद ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर एक चीज थ्योरी के अंदर इन्वॉल्व होती है। ए सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिनोमेना। उसके बाद बनती है एक हाइपोथेसिस, कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमेना, कि ये फिनोमेना क्यों हो रहा है, कौन सी चीजें उसमें इन्वॉल्व है। और इस हाइपोथेसिस को हम लोग जाके टेस्ट कर सकते हैं फील्ड में, इसको प्रूव और डिस्प्रूव दोनों कर सकते हैं। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ डेटा, जहां पे इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम लोग बहुत सारा डेटा निकालते हैं। एक दो चीजों के बेसिस पे, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कंक्लूजन नहीं आते। हमको चाहिए होता है अच्छा खासा सिग्निफिकेंट डेटा, जिसमें हम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में कभी और बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हमको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है इसके पहले कि हम कंक्लूजन्स पे आ पाए। और कंक्लूजन पे आने के पहले वाली जो प्रोसेस होती है वो होती है इंटरप्रेटिंग द डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। तो अब जो डेटा हमको मिला, हमने सर्वे लिया, ऑब्जर्वेशन लिया, ये सब चीजों के बारे में 2 मिनट में पढ़ेंगे। जो भी डेटा आया उसका मतलब क्या है, और उसका मतलब हमको पता चलता है स्टैटिस्टिक्स से। तो अगर कोई भी इंसान साइकोलॉजी की फील्ड में ये सोच के आता है कि उसका मैथ्स खराब है, मैथ्स उसका पीछा छोड़ देगा, तो वो इंसान बहुत गलत है। उसके बाद ड्रॉ करते हैं हम लोग कंक्लूजन कि हमारी हाइपोथेसिस सही थी या गलत। अगर सही थी तो वो रिसर्च को पब्लिश किया जाता है। अगर हाइपोथेसिस गलत हो जाती है तो हाइपोथेसिस को रिवाइज करके फिर ये स्टेप्स को रिवाइज किया जाता है और फिर रिसर्च को रिगार्डलेस पब्लिश किया जाता है, गलत हो तो भी, ताकि हमको ये पता चल जाए कि भाई कहाँ गलती हुई, क्या एग्जैक्टली था, कहाँ गलत थे हम लोग, दुनिया भर की चीजें। इसके लिए रिसर्च को पब्लिश किया जाता है, सही हो या गलत। और उसके बाद वो चीज वैलिडेट होती है। फिर उस रिसर्च को रेप्लिकेट करके देखा जाता है कि भाई जो इस इंसान ने किया, इसका कोई कल्चरल बायस था, खुद का बायस था, या हम इसको रेप्लिकेट करके स्टडी को फिर से देख सकते हैं कि सही में ऐसा होता है जैसा इसने बोला था रिसर्च करने के बाद। अब हम लोग बात करेंगे कि इस डेटा की जो हमने बात की, कलेक्शन ऑफ डेटा,
ये डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं। तो वैसे तो बहुत है, लेकिन हम लोग 2-3 मेथड्स की बात करेंगे। सबसे पहला मेथड, सबसे कॉमन, जो हमको रॉ डेटा देता है, वो होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। अब देखो, तुम लोग अभी मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो और मैं दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करता रहता हूं जब कहीं जाता हूं। हम लोग एक दूसरे को हमेशा ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वो ऑब्जर्वेशन और ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इसमें फर्क है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में हम लोग चीजों को एक्यूरेटली, स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हम ऑब्जर्व करेंगे और उसको मेजर कैसे करेंगे। मतलब कि एक इंसान अपने इंटरेक्शन में कितनी बार स्माइल करता है, हमको वो ऑब्जर्व करना है। हमको पता है कि स्माइल क्या होती है, अपना ऐसा मुंह फाड़ के खड़े हो जाएगा वो। तो हमने स्पेसिफिकली डिफाइन किया उस चीज को और फिर ऑब्जर्व करके उसको नोट किया, ताकि उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट हम लोग ले पाए उस बिहेवियर की। और ऑब्जर्वेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, मतलब कि हम उस बिहेवियर को उसके नेचुरली अकरिंग कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशन में ऑब्जर्व करते हैं। अगर तुमको ऑब्जर्व करना है लोग मॉल में या गार्डन में कैसे बिहेव करते हैं, तुम जाते हो वहां पे और बैठ जाते हो, लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जैसे ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है लोगों की, लोग पार्क में कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर भी पार्ट आते हैं, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट। तो पार्टिसिपेंट में हम उस सिचुएशन का हिस्सा बन के ऑब्जर्व करने लगते हैं लोगों को, और नॉन पार्टिसिपेंट में हम लोग बाहर से कैमरा वैमरा लगा के ऑब्जर्व करते हैं। और दूसरा होता है लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई सिचुएशन अगर बाहर नहीं बनाई जा सकती, जो बाहर नहीं होती नेचुरली, उसको हम लोग लैब में क्रिएट करने के बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं पीछे से 2 वे मिरर वगैरह लगा के। तो दिस इज ऑब्जर्वेशन। फिर अगला मेथड जो होता है वो होता है सर्वे। अब हर चीज तो तुम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर तुमको पता करना है लोग अपने हनीमून पे क्या करते हैं, तो उसको तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, करोगे तो जेल हो जाएगी। इसलिए इस टाइप के जो पर्सनल चीजें होती है या जिसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग लेते हैं सर्वे, जहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंसान से स्पेसिफिक, और उनको उसको रेट करना होता है। कई बार क्वेश्चनेयर्स के फॉर्म में होते हैं सर्वे, जैसे यहाँ पे हमको दिया है कि पेपर लो, गूगल फॉर्म भरे होंगे तुमने, तुम्हारे दोस्त तुमको परेशान करते होंगे, भाई ये फॉर्म भर दे रिसर्च का। दिस इज अ काइंड ऑफ सर्वे। सोशल साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में सर्वे यूज होते हैं इनके एटीट्यूड्स पता करने के लिए, उनके टाइप बिहेवियर और वो क्या क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, इन सब चीजों के लिए सर्वे यूज होते हैं। अगला मेथड है कोरिलेशन। मतलब कई बार ना चीजें एक दूसरे को कॉज नहीं करती, हमको बस ये देखना होता है कि एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या होता है। वेरिएबल मतलब जो चीजें चेंज होती रहती है, जैसे मैथ्स में एक्स वाई यूज करते थे, वैसे यहाँ पे भी ऐसी चीज जो चेंज होती है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तुमने ये चीज सुनी होगी कि डिप्रेशन के साथ में लो लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन एसोसिएटेड है, तो दैट इज अ कोरिलेशन। इसका मतलब ये नहीं है लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन कॉज करते हैं डिप्रेशन को। कॉज वर्ड यहाँ पे कीवर्ड है, कॉज नहीं है ये बस एक को रिलेशन दिखाता है कि अगर सेरोटोनिन लेवल डाउन होते हैं तो हमको देखने मिलता है बहुत सारे केसेस में कि इंसान डिप्रेस्ड फील करता है। और अगर एक चीज ऊपर जाएगी दूसरी भी ऊपर जाएगी, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। एक चीज नीचे जाएगी दूसरी चीज ऊपर जाएगी, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे कि हमको स्कूल टाइम में मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं, 10 लोग एक रोड को मिलके 5 दिन में बनाते, तो 20 लोग उस रोड को कितने दिन में बनाएंगे। तो जैसे जैसे एक वेरिएबल, मतलब जैसे जैसे लेबर्स का नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ डेज कम हो जाते हैं, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, दैट इज जीरो कोरिलेशन। फिर अगला मेथड तुम्हारा हमारा फेवरेट, एक्सपेरिमेंट। और इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, कितने लोग हैं जो इस लेजेंड को जानते हैं? जितने भी लोग इस लेजेंड को जानते हैं कमेंट कर दें इस लेजेंड का नाम। लेजेंड इज इक्वल टू नाम डैश डैश डैश। एक्सपेरिमेंट मेथड वो मेथड होता है जहां पे वेरिएबल्स को रख के हम लोग उनको मैनिपुलेट करके देख सकते हैं कि कौन सी चीज किस चीज को कॉज कर रही है। अगर हमारी हाइपोथेसिस है कि एक्सपोजर टू वायलेंट वीडियो गेम्स लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रेशन ऑफ पीपल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कॉज, और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है इफेक्ट। तो कौन सी चीज किसको कॉज कर रही है? एक्सपोजर टू वायलेंट कार्टून्स या वायलेंट वीडियो गेम्स इज कॉजिंग एग्रेशन। एग्रेशन हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सपोजर टू वीडियो गेम्स हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कॉज है। तो अब 2 ग्रुप बनाएंगे हम लोग, एक ग्रुप में वीडियो गेम्स खिलाएंगे बच्चों को वायलेंट वाले, और दूसरे ग्रुप में नहीं खिलाएंगे, और फिर दोनों बच्चों को मैदान में छोड़ा जाएगा खेलने के लिए। तो अगर हमको पता चलता है जो पहला ग्रुप था जिसने वायलेंट वीडियो गेम्स खेले वो ज्यादा एग्रेसिव एज कम्पेयर टू दूसरा ग्रुप जिसने कोई एग्रेसिव कार्टून्स या वीडियो गेम्स नहीं खेले, तो हमारी हाइपोथेसिस एक प्रकार से सही हो जाएगी कि हाँ भाई, एक्सपोजर टू वायलेंट वीडियो गेम्स ये इसका कुछ रोल है। और इसकी काफी फेमस स्टडीज है एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, सोशल लर्निंग थ्योरीज की, जिसको तुम चेकआउट कर सकते हो गूगल पे जाके। यहाँ पे होता है खत्म हमारा बेसिक्स, सोशल साइकोलॉजी के बेसिक्स यहाँ पे खत्म है। अब हम लोग असली कंटेंट पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोशल कॉग्निशन, दैट इज हाउ वी थिंक अबाउट द वर्ल्ड, हाउ वी परसीव। तो सबसे पहले हम समझते हैं सोशल कॉग्निशन की डेफिनेशन। हाउ वी थिंक अबाउट द सोशल वर्ल्ड, आवर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड इट एंड आवरसेल्व्स एंड आवर प्लेस इन इट। तो सोशल कॉग्निशन में जो हम लोग दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, जो सोचते हैं,
तो ये जो एनालिसिस हो रहा होता है, सोशल एनालिसिस, दुनिया का जो हम लोग मोल भाव कर रहे हैं अपने मन में, दिमाग में, तो उसमें दो प्रोसेसेस होती है। पहली है ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग, जिसको अनकॉन्शियस या बैक ऑफ द माइंड प्रोसेसेस कहते हैं, और दूसरी है कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग, जो सोच समझ के की जाती है। तो दोनों के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। सबसे पहले ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग की अगर हम लोग बात करें कि हम लोग सोचते कैसे हैं दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, तो हम बात करेंगे ह्यूरिस्टिक्स की। तो ह्यूरिस्टिक्स एक रूल ऑफ थंब होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने के लिए यूज करते हैं कई बार। जैसे कि अगर तुमको एक लाइब्रेरी में जाके पर्टिकुलर किताब ढूंढनी है और उस किताब का नाम शुरू होता है बी से, एंड इट्स अ क्राइम फिक्शन बुक, तो एक तरीका है एल्गोरिदम मेथड। एक एक खंड को देखो, एक एक अल्फाबेट वाली किताबों को देखो और उस बुक को डिस्कवर कर लो जो हमको ढूंढनी है। अब इसमें काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारा कॉमन सेंस हमको कहता है कि भाई किताब का नाम अगर बी से शुरू होता है और वो एक क्राइम फिक्शन बुक है, तो मैं पहले क्राइम फिक्शन वाले सेक्शन में चले जाता हूँ, वहां पे देख लेता हूँ कितनी सारी किताबें हैं जो बी से स्टार्ट हो रही है, उसमें से मैं ढूंढ लूंगा और हमको बुक मिल जाती है ब्लाइंड साइड, विच इज रिटन बाय नन अदर देन योर ओन वैभव रंगलानी। यू कैन चेक दैट आउट ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। ह्यूरिस्टिक्स जो है वो ऐसे ही सिंपल रूल होते हैं। अब ये फास्ट तो होती है प्रोसेसिंग, लेकिन कई बार एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि इसमें एफर्ट इतना कम लगता है हमको कि गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कुछ प्रकार के ह्यूरिस्टिक्स जो हम देखते हैं, सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स। कौन सी चीज किस कैटेगरी के जैसे, किस स्टीरियोटाइप के जैसे नजर आती है, दिखती है, उसके बेसिस पे हम लोग जजमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल, पीके मूवी में जब हम ये सीन देखते हैं, जब आमिर खान ये 5 लोगों को लाके खड़े करता है और स्वामी जी से पूछता है बताओ कौन सा इंसान कौन से धर्म का है, तो हमारे मन में इंसान के पूरे ग्रुप की एक कैटेगरी होती है और उस कैटेगरी का एक प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप मतलब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जिससे मैच करके हम लोग चीजों को देख सकते हैं कि क्या ये इंसान, ये चीज उस ग्रुप को बिलोंग करती है कि नहीं। जानवर जो होते हैं, जानवरों के भी अंदर अगर कुत्तों का प्रोटोटाइप हम लोग देखें तो एक प्रोटोटाइप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि हाँ इसके 4 पैर है, फर है, जीभ बाहर निकली हुई होती है, एक पूंछ है, चलता है, खाता है, सांस लेता है, हाँ ठीक है ये कुत्ता है। इस चीज से हम लोग मैच करके देख रहे होते हैं और ये बहुत जल्दी हमारे मन में आ जाती है, क्योंकि प्रोटोटाइप इज लाइक द रफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल ग्रुप। अब सोशल कैटेगरी जो होती है इंसान की, कि दूसरे ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेशन है, उसके एक प्रोटोटाइप की तरह कौन सी चीज दिखती है, तो हम लोग जल्दी से बता देते हैं कि हाँ ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये जैन है, ये मुस्लिम है और ये सिख है, बेस्ड ऑन द प्रोटोटाइप की टिपिकली जो इस ग्रुप के लोग हैं वो किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स। अगेन ये इतने एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि ये यूज करते हैं उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन को जो हमारे मन में जल्दी से आ जाती है। और इससे ही रिलेटेड दूसरा जो ह्यूरिस्टिक्स होता है वो होता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। मतलब कि अगर मैं तुमसे पूछूं तुमको क्या ज्यादा सेफ लगता है, एरोप्लेन में ट्रैवल करना या ऑटो में ट्रैवल करना, तो हम बोलेंगे भाई ऑटो में ट्रैवल करना ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं प्लेन क्रैश की न्यूज, या कभी कभी आते रहती है और ये काफी विविड इवेंट्स हैं। तो ये जो इवेंट्स होते हैं काफी जो स्ट्रांग है वो जल्दी हमारी मेमोरी में आ जाते हैं, और जो भी इवेंट्स जल्दी हमारी मेमोरी में लाए जा सकते हैं उसके बेसिस पे जजमेंट आ जाती है। लेकिन अगर हम लोग डेटा देखें, बेस रेट देखें, तो हमको पता चलता है भाई ऑटो एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्लेन एक्सीडेंट। इसीलिए यहाँ पे ये ह्यूरिस्टिक फेल हो जाता है। और अगर इस ह्यूरिस्टिक से बचना है, रैशनल डिसीजन हमको लेने हैं, तो वी कैन यूज द बेस रेट, एक्चुअल डेटा देखते हैं कि कौन सी चीज का कितना है, देन वी मेक द जजमेंट्स। अब ये जो कंसेप्ट है ना ह्यूरिस्टिक वाले, दिस इज दे आर मोर अबाउट कॉग्निटिव साइकोलॉजी, और इसकी एक काफी फेमस किताब है, डैनियल काहनेमैन और एमोस ट्वर्स्की ने लिखी थी। इसको आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर अगला जो ह्यूरिस्टिक होता है वो होता है एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट। अब तुम जाते हो कभी कोई दुकान में कुछ खरीदने, सामने वाला बोलता है 5,000, तुम कहते हो नहीं नहीं भैया 2,000। और हमारी मम्मी अगर सब्जी लेने चले जाए, सामने वाला कहे 5,000, मम्मी कहती है 200 रुपए। मतलब भाई ये क्या हो रहा है। हमारी मम्मी काफी गजब की नेगोशिएटर है। तो एंकरिंग और एडजस्टमेंट, जब हमको कोई चीजें नहीं पता होती ना, एक एम्बिगुअस सिचुएशन में हम लोग की किस चीज की वैल्यू क्या है, तो जो भी फिगर हमारे पास अवेलेबल होता है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं एज अ रेफरेंस टू जज द वैल्यू ऑफ दिस आइटम। अगर सिमिलरली मैं तुमसे पूछूं तुमको क्या लगता है मुंबई की पॉपुलेशन 50 लाख से कम या ज्यादा, कितनी है? 50 लाख से ज्यादा है या कम है? और अगर ज्यादा है तो कितनी ज्यादा, कम है तो कितनी कम? तो हमारे जवाब कितने आएंगे? हाँ भाई ऑब्वियसली ज्यादा है, 70 लाख, 1 करोड़। असलियत में मुंबई की पॉपुलेशन है 2 करोड़ प्लस, लेकिन हम लोग 50 लैक्स के अराउंड सोच रहे थे। दिस इज एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट। चौथा जो ह्यूरिस्टिक हमारा आता है वो होता है स्टेटस को, मतलब कि जैसा चल रहा है चलने दो। हम लोग चेंज को लेके इतने वेलकमिंग नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जो चीजें जैसी चल रही है वो वैसी अच्छी है। अगर कोई नई चीज आ जाती है, नॉवल सिचुएशन आ जाती है, तो हम लोग यार थोड़े से रेजिस्टेंट होते हैं उस चीज को एक्सेप्ट करने में।
हम चाहते हैं जैसा चल रही है चीजें वैसे चलती रहे। ये ह्यूरिस्टिक क्या करता है? Objects and options that are more easily retrieved from the memory may be judged in heuristic fashion as good as better than objects and options that are new, rarely encountered or represent a change from the status quo. स्टेटस को का मतलब है चीजें जैसी चल रही है वैसी चल रही है। अगला कंसेप्ट जो हम सोशल कॉग्निशन में देखते हैं वो है स्कीमा। और अगेन एक और लेजेंड की एंट्री हो चुकी है हमारी पीपीटी में, और मुझे पता है कितने लोग इस लेजेंड को जानते हैं, कितने लोगों ने ये शो देखा है, कमेंट में लिख के मुझे पता है। स्कीमा का मतलब होता है मेंटल फ्रेमवर्क्स सेंटरिंग ऑन स्पेसिफिक थीम दैट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज सोशल इंफॉर्मेशन। और भाई बड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है यार, लेकिन इसको सिंपली समझो, स्कीमाज आर द स्क्रिप्ट, कौन सी सोशल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट करना है और कैसे बिहेव करना है। तो मूवी थिएटर अगर हम लोग जा रहे हैं, मूवी देखने की अगर स्क्रिप्ट स्कीमा है मूवी थिएटर, तो वहां पे क्या होता है, पहले हम लोग नीचे जाएंगे, बॉक्स ऑफिस पे टिकट खरीदेंगे, फिर हम लोग लाइन में लगेंगे, टिकट चेक कराएंगे और अपनी सीट पे जाके बैठेंगे और फिर मूवी देखेंगे। जहां से हम लोग आए थे वहां से बाहर नहीं जाएंगे, एग्जिट का दूसरा गेट। अगर इंटरवल हुआ है तो वहां पे हम लोग पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खरीद लेंगे। स्कूल का स्कीमा क्या होता है कि जाऊंगा, अपनी क्लास में जाके बैठूंगा, बच्चों को बुली करूंगा, नहीं नहीं नहीं, दूसरों को परेशान करूंगा, पढ़ूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। और इस कैरेक्टर का स्कीमा क्या था? जेल का, रोज उठो, नहाओ, पिटो और सो जाओ। पॉइंट टू बी नोटेड, ये सिर्फ एक एनालॉजी है, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशंस नहीं है ये एग्जांपल कंसेप्ट के, ठीक है। हम सिर्फ मस्ती मजाक में एनालॉजी यूज करते हुए कंसेप्ट को अच्छे समझने के लिए ऐसे मीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी प्रेजेंटेशन में। तो ये जो स्कीमा है हमारा काम बहुत आसान करते हैं सोशल वर्ल्ड नेविगेट करने में। कोई भी स्क्रिप्ट है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट बढ़िया स्कीमा का यूज करो और जाओ। और ये स्कीमा जो है वो ट्रिगर होते हैं किसी भी प्रकार की प्राइमिंग से। अब प्राइमिंग का मतलब होता है एक चीज, तो हम लोग स्टिमुलस कहते हैं ऐसी कोई भी चीज जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम लोग रजिस्टर कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस इन साइकोलॉजी। और कोई भी स्टिमुलस जो दूसरी उससे रिलेटेड चीजों को ट्रिगर कर दे हमारी मेमोरी में। तो अगर मैं तुमसे बोलूं बाथरूम, तो किस टाइप की चीजें ट्रिगर हो जाती है हमारी मेमोरी में, हमारी थिंकिंग में? सोप, बाथटब, वाटर, है ना, नहाना, ये सब चीजें हमारी मेमोरी में ट्रिगर। और हम लोग इंडियन हाउस होल्ड से हैं तो बाल्टी, मग्गा और वो जो स्टूल होता है बैठने, साबुन। फिर अगला कंसेप्ट जो हम स्टडी करेंगे वो है अफेक्ट एंड कॉग्निशन। अफेक्ट का मतलब होता है हमारा फीलिंग और हमारे मूड वगैरह से रिलेटेड अफेक्ट की बातें होती है, फीलिंग एंड इमोशंस, ठीक है। और कॉग्निशन मतलब मेंटल प्रोसेसेस। तो इन दोनों का क्या लेना देना है? फीलिंग्स शेप आर थॉट एंड थॉट शेप आर फीलिंग्स। तो इसके बारे में थोड़ी सी इतनी सी बात करेंगे। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन हम इतनी सी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूड कॉन्ग्रुएंस इफेक्ट की, जो कहता है कि जब हम लोग जैसे मूड में होते हैं, अगर पॉजिटिव मूड में है या नेगेटिव मूड में, उस टाइप की इंफॉर्मेशन को ज्यादा हम लोग रजिस्टर करते हैं हमारी मेमोरी में। तो मेमोरी एक 3 स्टेप की प्रोसेस है, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। एनकोडिंग मतलब जब हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग कंज्यूम करते हैं और वो कन्वर्ट होती है स्टोर होने के लिए, दैट इज एनकोडिंग। स्टोरेज मतलब वो इंफॉर्मेशन जाती है और एक जगह पे जाके बैठ जाती है, दैट इज स्टोरेज, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म। और रिट्राइवल मतलब उस चीज को वापस लेके आना। तो ये जो एनकोडिंग वाला पार्ट है, वहां पे मूड कॉन्ग्रुएंस इफेक्ट बताता है कि जब जिस भी मूड में है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग एनकोड करते हैं या फिर रजिस्टर करते हैं। तो अगर हम लोग खराब मूड में है तो खराब चीजों को नोटिस करेंगे, जैसे ये आदमी कर रहा है इस इमेज में, इस मीम में। और अगर अच्छे मूड में है, पॉजिटिव मूड में है, तो पॉजिटिव चीजों को ज्यादा हम लोग स्टोर करेंगे। और इससे का दूसरा भाई मूड डिपेंडेंट मेमोरी। जिस मूड में जैसी चीजें हमने एनकोड की थी उस मूड में वो चीजें वापस आ जाएगी, उसका रिट्राइवल ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जब हम लोग कोई खराब चीजों को रजिस्टर करते हैं और फिर एक सैड सॉन्ग सुन रहे होते हैं तो पूरी मेमोरीज वापस आने लगती है। दैट इज मूड डिपेंडेंट मेमोरी। जब तुम उदास मूड में हो, खराब मूड में हो, तो पूरी खराब चीजें आ जाती है उस मूड को और फ्यूल करने के लिए और आग में घी डालने के लिए, डीजल डालने के लिए। दैट इज मूड डिपेंडेंट मेमोरी। द फैक्ट दैट वी रिमेंबर व्हाइल इन द गिवन मूड में बी डिटरमाइंड इन पार्ट बाय व्हाट वी लर्न प्रीवियसली इन दैट मूड। तो ये बिल्ली कह रही है, इफ यू स्टडी ड्रंक टेक द टेस्ट ड्रंक सो यू विल रिमेंबर। जैसी स्टेट, उस स्टेट में चीजों को याद किया, सिमिलर स्टेट में वो चीजें जल्दी रिट्राइव हो जाएगी, इजीली रिट्राइव हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे सोशल परसेप्शन। व्हाट इज सोशल परसेप्शन? द प्रोसेस थ्रू विच वी सीक टू नो एंड अंडरस्टैंड अदर पीपल। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग। दूसरे लोग अब सिचुएशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 3 चीजों की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एट्रीब्यूशंस और इंप्रेशंस की। अब अगेन इसका भी बहुत लंबा डोमेन है लेकिन हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब तुम जितनी भी चीजें internet.com पे सुनते हो कि 90% कम्युनिकेशन हमारा नॉन वर्बल होता है, 70% नॉन वर्बल होता है, उसके एग्जैक्ट फिगर्स जो भी हो, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एग्जैक्टली
यहाँ पे क्या है कि हम लोग बिना बोले चीजों को कम्युनिकेट कर जाते हैं, जहां पे कुछ कंटेंट इन्वॉल्व नहीं है, बोला हुआ है लिखा हुआ है। इसके अंदर आती है कुछ चीजें, जैसे ये देखो, ये आदमी, हमको एग्जैक्टली पता है ये आदमी किस तरीके से, किन किन नजरों से हमको देख रहा है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है फेशियल एक्सप्रेशंस। देखो हमारे जॉनी भैया, गेजेस एंड स्टेयर्स, कोई तुमको घूरने लग जाए, अनकंफर्टेबल फील करते हो, जेस्चर्स जिनका अगेन कल्चरल इम्पैक्ट भी होता है, और फिर टच। अब इन सब चीजों में हम लोग एक चीज को पकड़ेंगे, दैट इज फेशियल एक्सप्रेशंस। अब अक्षय कुमार, एक और लेजेंड की एंट्री हो चुकी है प्रेजेंटेशन में। तो फेशियल एक्सप्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग नोटिस करते हैं दूसरे लोगों में, उनके बारे में जजमेंट स्ट्रॉ करने के लिए, इन्फर करने के लिए चीजें, कि ये एग्जैक्टली फील कैसा कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और इनका इंटेंशन क्या है। ये सब करने के लिए हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन को इजीली नोट कर पाते हैं, और वो सबसे एक सिग्निफिकेंट पार्ट है जिसको हम लोग नोटिस करते हैं दूसरों में, उनको परसीव करते टाइम। और ये कैसे हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा इंसान क्या फील कर रहा है। तो इसकी एक थ्योरी है, अगर हमको इन्फर करना है कि कौन सा इंसान क्या फील कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, वो कोई भी चीज को कैसे बोल रहा है, कि वो गुस्से में है कि खुश है, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग उसके इमोशंस का पता लगा सकते हैं, या कोशिश करते हैं, और कई बार ऐसा होता है। तो एक फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस जो है, दिस इज बेस्ड ऑन विलियम जेम्स की थ्योरी। विलियम जेम्स इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और उन्होंने बताया था कि इमोशन जो हम लोग फील करते हैं ना, वो हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस पे डिपेंडेंट होते हैं। कॉमन सेंसिकल नोशन कहता है कि हम लोग रोते हैं क्योंकि हम लोग उदास हैं, लेकिन विलियम जेम्स की थ्योरी कहती है हम लोग इसलिए नहीं रोते क्योंकि हम लोग उदास हैं, हम लोग रो रहे हैं और उस चीज को देख के हम लोग उदास फील करने लगते हैं। वी फील सैड बिकॉज वी आर क्राइंग। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंज आता है हमारी बॉडी में, किसी भी स्टिमुलस को नोट करके, परसीव करके, और उस फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से हम लोग वो इमोशन फील करते हैं। तो फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस हमको बताती है कि जैसे हम लोग के फेशियल एक्सप्रेशन है ना, वैसे हम लोग इमोशंस फील करने लग जाते हैं, एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। अब ये थ्योरी ना पूरी तरीके से सही है ना गलत है, और तुम इसको खुद ट्राई कर सकते हो। अगर अब तुम मुंह लटका के बैठ जाओ ऐसे कंधे नीचे करके, तो 10 सेकंड 15 सेकंड तुम बैठोगे, तुम थोड़ा उदास फील करने लगोगे, थोड़ा खराब फील करने लगोगे, और अगर ऐसे दांत फाड़ के हंसने लगोगे, ऐसे बैठ जाओगे अच्छे पॉस्चर में, तो थोड़ी देर में तुम कुछ अच्छा फील करोगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो हम लोग अभी फील कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ कंप्लीट इमोशनल एक्सपीरियंस, लेकिन इससे हमको आइडिया जरूर मिलता है कि कौन सा इंसान किस इमोशनल स्टेट में, एक रफ आइडिया मिलता है, और वो मोर ऑफन देन नॉट एक्यूरेट होता है। तो हम लोग फेसेस पे लोगों के जज करते हैं, परसीव करते हैं लोगों को फेशियल एक्सप्रेशन देख के। फिर अगली चीज जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब कोई भी इवेंट या बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन देना, कि ये जो भी हुआ वो क्यों हुआ। तो जब हम लोग अपने घर में कुछ भी बोलते हैं, हमें पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी कह रही है और चला फोन, मम्मी क्या एट्रीब्यूट कर रही है कि जो भी चीजें हमारे साथ हो रही है वो हमारे फोन की वजह से हो रही है, कॉज। तो अब एट्रीब्यूशन जो है, हम लोग जब दूसरे लोगों को एट्रीब्यूट, दूसरे लोगों का बिहेवियर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो दो चीजों पे होता है, एक इंटरनल फैक्टर्स और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसके बारे में 2 मिनट में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग एक थ्योरी देख लें जो कि दी थी जोन्स और डेविस ने। अ थ्योरी डिस्क्राइबिंग हाउ वी यूज अदर्स बिहेवियर एज द बेसिस फॉर इन्फरिंग देयर स्टेबल डिस्पोजिशंस। डिस्पोजिशंस मतलब उसके इंटरनल फैक्टर, उसके पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक, कि वो इंसान जनरली कैसा है, कि क्या वो अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, भला इंसान है, या कुत्ता हरामी ये है। तो अब दूसरे का बिहेवियर हम लोग देखते हैं और फिर उसके इंटेंशन पता करते हैं। बिहेवियर को एज बेस यूज करते हैं दूसरे के इंटेंशन का, डिस्पोजिशन का। तो ये इंसान जो क्लाउन मेकअप, अगर एक बंदी है जो तुमको रिप्लाई नहीं कर रही है, तुम कह रही हो शी मस्ट बी बिजी, अपने आप को झूठ, हाँ, कि इसका बिहेवियर हमने देखा, उसके इंटेंशन पता किए, शी मस्ट बी बिजी, अरे बिजी होगी यार इसलिए रिप्लाई नहीं कर रही है, उसके नोटिफिकेशन बंद होंगे इसलिए रिप्लाई नहीं कर रही है, या फिर वो एक बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढ रही है रिप्लाई करने का, कल कल रिप्लाई कर देंगे यार, अभी सो गई होगी, मतलब आप तो बहुत बहुत टाइम हो गया। बिहेवियर को देख के इंटेंशन पता करना। दूसरा तरीका जो कैली की थ्योरी है। अब कैली नाम के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं भाई, एक बिहेवियर को एट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग यहाँ तो इंटरनल फैक्टर्स पे, डिस्पोजिशनल फैक्टर्स हो गए, और सिचुएशनल फैक्टर्स पे, मतलब एक्सटर्नल सिचुएशनल, कि भाई सिचुएशन की क्या डिमांड थी उस समय पे। तो इंसान, हम लोग किसी को जज कर सकते हैं कि भाई ये इंसान गरीब है क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो मेहनती नहीं होगा, आलसी होगा, या फिर दूसरा कि भाई इसकी सिचुएशन थोड़ी खराब चल रही होगी। और इस एट्रीब्यूशन ऐसे नहीं पहुंच जाते हम लोग पट से, एक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस में 3 चीजें इन्वॉल्व होती है। 3 चीजों पे हम लोग ध्यान देते हैं, कंसेंसस, कंसिस्टेंसी और डिस्टिंक्टिवनेस। तो एग्जाम्पल पे आते हैं, जानता हूं थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मुझे भी पहली बार पढ़ने में कॉम्प्लेक्स लगा था। तो हम लोग एट्रीब्यूट कैसे करते हैं किसी का बिहेवियर, ठीक है। एक
पर्टिकुलर स्कूल की क्लास की बात हो रही है और वहां पे हम लोग दो सिचुएशन देखते हैं। तो डेव इज द ओनली वन हु लाइक्स इट, मतलब कंसेंसस यहाँ पे लो है, दूसरे लोगों को पसंद नहीं है लेकिन डेव को पसंद है, कंसेंसस इज लो। लेकिन दूसरे केस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक, सारे स्टूडेंट्स को क्लास पसंद है, मतलब कंसेंसस आया, सब लोग इस चीज को पसंद करते हैं। डिस्टिंक्टिवनेस, डेव लाइक मैनी अदर क्लासेस, ये इंसान दूसरी सिचुएशंस में ऐसे ही बिहेव करता है। और फिर डेव डिसलाइक्स मोस्ट अदर क्लासेस, मतलब देव को दूसरी क्लास पसंद नहीं है लेकिन ये क्लास पसंद है इस केस में, सेकंड केस में। कंसिस्टेंसी, डेव ऑलवेज लाइक्स दिस क्लास, उसको हमेशा ये क्लास पसंद आती है। एट्रीब्यूशन पहली सिचुएशन का, जहां पे सिर्फ डेव को ये क्लास पसंद है, डेव को दूसरी क्लासेस भी पसंद है, डेव को ये क्लास पर्टिकुलरली पसंद आती है हमेशा। तो डेव इज द टाइप ऑफ पर्सन हु लाइक्स क्लासेस। लेकिन क्या हो, सारे बच्चों को ये क्लास पसंद है, डेव को दूसरी क्लासेस बिल्कुल नहीं पसंद, और डेव को ये क्लास पसंद है, सबको पसंद है, डेव को पसंद है, लेकिन डेव को दूसरी क्लास नहीं पसंद। तो यहाँ पे कॉज एक्सटर्नल है कि क्लास ही इतनी इंटरेस्टिंग है कि डेव को पसंद आती है, सबको पसंद है। फिर अगली चीज, अगला कंसेप्ट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इट इज इंप्रेशन, दिस मेंटल रिप्रेजेंटेशन दैट इज द बेसिस फॉर आवर रिएक्शंस टू हिम और हर। मतलब दूसरे लोगों की एक हम लोग जजमेंट पास करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि हम लोग हैं ही बड़े जजमेंटल, कुछ चंद सेकंड्स के अंदर हम लोग जजमेंट पास कर लेते हैं और उस जजमेंट को, उस रिप्रेजेंटेशन को एज बेस यूज करते हैं, फाउंडेशन यूज कर सकते हैं उस पर रिएक्ट करने के, कि मैं इस इंसान को कैसे ट्रीट करूंगा, इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा, ये डिपेंड करता है इसके इंप्रेशन पे। अब इंप्रेशन अगेन पॉजिटिव नेगेटिव सेम चीज, और इसको मैनेज भी किया जाता है। इंप्रेशन मैनेजमेंट मतलब जो हम लोग एफर्ट्स डालते हैं दूसरों के सामने अच्छा दिखने के, और इसके दो तरीके होते हैं। पहला है सेल्फ एनहांसमेंट, जब हम लोग खुद की तारीफ करते हैं, खुद के बारे में अच्छी अच्छी चीजें दूसरे को प्रेजेंट करते हैं ताकि दूसरा हमारे बारे में अच्छा सोचे और हमको अच्छे से ट्रीट करे। और दूसरा होता है अदर्स एनहांसमेंट। अदर्स एनहांसमेंट की बात अगले साइड में करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो का देखेंगे, एक और लेजेंड की एंट्री हो चुकी है हमारी प्रेजेंटेशन में। कितने लोगों ने ये मूवी देखी है, ये मेरे को बताओ कौन सी मूवी का सीन है ये, अगर तुमने ये मूवी देखी है कमेंट में जाके। अब हम इस सीन को देखेंगे क्योंकि ये वन ऑफ द फेवरेट सीन है यार मेरा। जस्ट जॉनी लीवर, राशिद, दोनों के एक्सप्रेशंस को देखो, मतलब यार क्या क्लासी एक्टिंग और क्या डायलॉग राइटिंग है। जस्ट वॉच दिस। तो यहाँ पे जॉनी लीवर क्या कर रहा है, जॉनी लीवर सेल्फ एनहांसमेंट कर रहा है, अपने बारे में कहानियां सुना रहा है, बता रहा है वो कितना बड़ा लेजेंड है, जो कि जॉनी लीवर एक्चुअल में सच में है। बट इस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर अंशुमन, अवार्ड अंशुमन, कि भाई दूसरे लोग मेरी अच्छी रिस्पेक्ट करें, मेरे को अच्छे से ट्रीट करें। और दूसरा होता है अदर्स एनहांसमेंट, और इसके लिए हम एक और लेजेंड को लेकर आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि Amazon प्राइम और शेमारो का जो यूट्यूब चैनल है वो हमारे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक ना मारे। तो दोस्त, कितने लोग इस लेजेंड को जानते हैं, कितने लोगों ने ये शो देखा है, कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। यहाँ पे क्या होता है, दूसरे लोगों की तारीफ, दूसरे लोगों को अच्छा फील करवाना ताकि लोग हमको अच्छे से ट्रीट करें, हमारा इंप्रेशन अच्छा बनाए अपने मन में। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, रॉबिन एक्सप्लिसिटली दूसरों की तारीफ करना। घर अच्छा सजाएंगे, चेक दिस वीडियो। कटलरी भी बढ़िया है, चॉइस बड़ी रॉयल है आपकी। अंकल जी का स्कूटर भी बहुत बढ़िया, हरा सा तोता टाइप। हमारी चॉइस थी। अच्छा, ऊपर पंखा है, इसकी तारीफ ही कर दो, घूमता है। मतलब यार अगेन वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट कैरेक्टर यहाँ पे जितने मैंने देखे थे, रॉबिन। ये क्या कर रहा है, अदर्स एनहांस, दूसरों को अच्छा फील करना ताकि इसका इंप्रेशन अच्छा बने। तो ये दो तरीके होते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट के। अब इसके आगे अगेन बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया जा सकता है इंप्रेशन के टाइम पे, लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एटीट्यूड्स की। एटीट्यूड इज नॉट व्हाट वी सर्च ऑन गूगल, एटीट्यूड कोड्स, एटीट्यूड स्टेटस 2020, सुन पगली, ये वो, मतलब इवेल्युएशन ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल वर्ल्ड। यहाँ पे इंसान, चीजें, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट, कुछ भी आ सकता है। और एटीट्यूड्स के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव, ABC ऑफ एटीट्यूड्स। तो अफेक्टिव मतलब हाउ वी फील अबाउट अ सर्टेन थिंग, बिहेवियरल मतलब हाउ वी बिहेव टुवर्ड्स दैट, एंड कॉग्निटिव मतलब हाउ वी थिंक अबाउट दैट। तो एटीट्यूड की एक और डेफिनेशन हो सकता है, हाउ वी थिंक, फील एंड बिहेव टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, इवेंट, अदर पीपल एंड इन जनरल द सोशल वर्ल्ड। अब एटीट्यूड्स के जो तीन कंपोनेंट्स है उसकी बात करें। एग्जांपल लेंगे ग्लोबल वार्मिंग का। तो व्हाट आई थिंक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, कि इट इज रियल, इट इज एक्चुअली हैपनिंग। क्योंकि बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है ग्लोबल वार्मिंग में, उनको लगता है कि सरकार का प्रोपोगंडा है, लेकिन आई थिंक दैट इट इज रियल। तो दिस इज कॉग्निटिव कंपोनेंट, दैट आई एम थिंकिंग समथिंग अबाउट, यार चीजें खराब हो रही है, वहां पे फीलिंग एस्पेक्ट भी अटैच्ड है। और तीसरा बिहेवियरल, कि मैं करता क्या हूं अब इस चीज को लेके। तो मैं AC यूज नहीं करता, वैसे बैंगलोर में AC की जरूरत भी नहीं है,
और कचरा जो है रिसाइकल कर रहे हैं हम लोग, पेड़ लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं हम लोग, मतलब जब लाइट पंखे का जरूरत नहीं है हम लोग उसको बंद कर देते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट होते हैं एटीट्यूड। अब ध्यान देने वाली बात ये है, हर एक एटीट्यूड में जरूरी नहीं है कि तीनों कंपोनेंट्स हो सकता है कोई दो ही एलिमेंट्स हो, किसी एटीट्यूड में सिर्फ दो कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो आई थिंक दिस शुड नॉट हैपन। आई फील सिंपैथी, आई फील एम्पैथी फॉर द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड, बट आई डोंट नेसेसरली डू एनीथिंग अबाउट इट। तो यहाँ पे ए और सी कंपोनेंट तो है लेकिन बी कंपोनेंट नहीं है, बिहेवियरल कंपोनेंट नहीं है। और एटीट्यूड और बिहेवियर की जो रिलेशनशिप होती है ना, वो काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसके बारे में अभी 2 मिनट में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके पहले हम देखते हैं दो प्रकार के एटीट्यूड जो कि होते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो काफी टाइम अमेरिका में न्यूज आती है कि भाई जो पुलिस वाले हैं वो ब्लैक्स को, अफ्रीकन अमेरिकन को उड़ा देते हैं, मार देते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड का एक केस था। इनका जो एटीट्यूड था ब्लैक्स के प्रति वो इम्प्लिसिट था बहुत सारे केसेस में। मतलब उनको ये चीज पता नहीं थी कि वो रेसिस्ट है, या फिर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि वो लोग रेसिस्ट है, लेकिन ये जो एटीट्यूड है ये अनकॉन्शियस लेवल पे जाके एक्ट करते हैं और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये वाला जो केस है ना जिसका ये पोस्टर लगा है, 41 शॉट्स मारे थे कॉप्स, ये इंसान को रोके थे रास्ते। वो इंसान अपना वॉलेट ढूंढने लगा पीछे करके, पुलिस वालों को लगा कि ये गन निकाल रहा है और उन्होंने शूट करना शुरू कर दिया। अब ये चीज बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि अलग होती है अगर एक व्हाइट इंसान वहां पे होता, क्योंकि जनरली नेगेटिव चीजें एसोसिएटेड है अफ्रीकन अमेरिकन के साथ में, या इन जनरल जो ब्लैक्स होते हैं उन लोगों के साथ में, कि ये क्रिमिनल होंगे या फिर ये वॉयलेंट है, और अगर इसने हाथ पीछे किया मतलब ये गन निकाल रहा होगा। ये सबसे पहला विचार, और ये बहुत ही इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट नहीं होती है चीजें बहुत केसेस में। और दूसरे होते हैं एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, जिसकी लेके हमको अवेयरनेस होती है कि मुझे पता है मेरा एटीट्यूड क्या है, आई नो हाउ आई थिंक, फील एंड बिहेव टुवर्ड्स अ सर्टेन थिंग। तो दैट इज एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। अब बात करें हम लोग कि एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड बनते कैसे हैं। एटीट्यूड बनते हैं भैया सिंपल सोशल लर्निंग पे, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और जैसे हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग थ्योरीज भी इन्वॉल्व है। तो ये जो लर्निंग थ्योरीज है ये बिहेवियरल साइकोलॉजी के अंडर आती है, और इसको हम लोग देखेंगे कैसे कनेक्टेड है ये एटीट्यूड्स के साथ में। तो 3 थ्योरीज होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सबसे पहले एटीट्यूड फॉर्मेशन क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब एक स्टिमुलस, अगर मैं तुमको चश्मे का केस दिखाऊं तो दिस डज नॉट एलिसिट अ रिस्पॉन्स इन यू, ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, ठीक है। लेकिन अगर तुमको मैं एक मरा हुआ चूहा दिखाऊं उससे शायद उल्टी आ जाए, जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस है। अगर ऐसी कोई भी चीज जो बासी है, सड़ी हुई है, उसको देख के एक रिफ्लेक्स बॉडी का जो कि अनलर्नड रिस्पॉन्स है, उल्टी करना इज अ रिफ्लेक्स। अगर कोई गर्म चीज पे हाथ लग जाता है, उस पे हाथ वापस चले जाए, दैट इज अ रिफ्लेक्स। एक नी जर्क रिफ्लेक्स भी होता है, और ये चीजें कनेक्टेड होती है कुछ स्टिमुलस के साथ में। तो कुछ भी गंदी सी महक अगर आ जाए हमको और उल्टी हो जाती है, वो चीजें अपने आप हमको किसी ने सिखाया नहीं है, अनलर्नड है। एंड दोज टू आर द स्टिमुलस विच आर कनेक्टेड। अनकंडीशन स्टिमुलस है, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमको ये केस दिखाऊं और तुम उल्टी कर दो, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। न्यूट्रल स्टिमुलस is connected to an unconditioned response which becomes a conditioned response। ठीक है, ये काफी कॉम्प्लेक्स है, इस पे हम लोग कभी और बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग पे। बट दी जनरल आइडिया इज एक स्टिमुलस दूसरी चीज के साथ में कनेक्ट हो जाती है। तो एटीट्यूड्स क्लासिकल कंडीशनिंग में कैसे फॉर्म होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स इसका यूज करती है। यहाँ पे सुंदर लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है एक चीज के साथ में एसोसिएट करने में। तो ये जो ब्रांड है इसके साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड्स एसोसिएट हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड्स, पॉजिटिव फीलिंग्स एसोसिएटेड है सुंदर अट्रैक्टिव लोगों के लिए हमारे मन में। दूसरा, सेलिब्रिटीज को यूज किया जाता है। अब ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग है। यहाँ पे भाई एक चीज है जिसके लेके पॉजिटिव फीलिंग्स है या एलिसिट होती है, एक स्टिमुलस जो पॉजिटिव फीलिंग्स इन्वोक करे, उसको दूसरे चीज के साथ में पेयर कर दिया जाता है प्रोडक्ट के साथ में। और डायरेक्ट कंडीशनिंग ऐसी जो लोग पहले से लाइक्ड है, मतलब सेलिब्रिटीज उनको हम लोग पहले से पसंद करते हैं। आई लव विराट कोहली, अब इनको पेयर कर दिया जाता है किसी प्रोडक्ट के साथ में। विराट कोहली एडवर्टाइजमेंट कर रहा है मान्यवर की, ये दोनों गुटके की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और अक्षय कुमार भी इसमें इन्वॉल्व थे बीच में, तो विमल, तो बोलो जुबां केसरी, इन लोग को लोग पहले से पसंद करते हैं और ये प्रोडक्ट उसके साथ में आ जाता है। अब दोनों चीजें एसोसिएट हो जाती है, तो वी डेवलप पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। स्कूल के टाइम का हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक और इसका, पेयरिंग का। एक टीचर है जो तुमको बहुत पसंद है। अब मेरे मन में सबसे पहले जो आते हैं वो साकेत सर आते हैं मेरे स्कूल से, काफी पसंद करते थे सारे बच्चे उनको, मैक्सिमम बच्चे उनको, और वो जो सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो हमको पसंद आने लगता था। साकेत सर हमको मैथ्स पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, सिविक्स भी पढ़ाते थे, और हमको इन चीजों में इंटरेस्ट आने लग गया बिकॉज ऑफ सर। तो अगर पॉजिटिव फीलिंग्स मेरी एसोसिएटेड है टीचर के साथ में और सब्जेक्ट के साथ में भी वो चीज आ जाती है बिकॉज ऑफ दिस इज एसोसिएशन। तो कंडीशनिंग यहाँ पे ऐसे हो रही है, एटीट्यूड हम लोग ऐसे सीखते हैं, ये एक तरीका है। अब इसके अंदर अगेन बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, लेकिन उसके बारे में कभी और बात करेंगे।
दूसरी फॉर्म ऑफ लर्निंग जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे काम करती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रोसीजर में कोई भी बिहेवियर के बाद एक कॉन्सिक्वेंस होता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट या रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट जैसे होती है तो बिहेवियर बढ़ता है, मतलब रिवॉर्ड अगर करोगे किसी बिहेवियर को तो वो बढ़ेगा, और किसी बिहेवियर को पनिश करोगे तो वो घटेगा। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, डिफरेंशियल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ये होमलैंडर वाला एग्जांपल अगेन एक और लेजेंड की एंट्री हो चुकी है। किसने द बॉयज देखा है भाई? तुमने अभी तक कमेंट किया हो या ना हो, अगर तुमने बॉयज देखा है और कमेंट नहीं किया तो तुम मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो। होमलैंडर का एग्जांपल भाई, जब ये इंसान का मर्डर कर देता है, ये सीन है, दिस इज नॉट अ स्पॉइलर, इंसान का मर्डर कर देता है और लोग चीयर करने लग जाते हैं। और ये मीम देखो, इन्फ्लुएंसर्स व्हेन दे मेक अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऑन ट्विटर एंड गेट मोर एंगेजमेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग कैंसल्ड। तो तुमने कुछ किया और दूसरे लोग उसको पसंद कर रहे हैं, दैट इज अ रीइंफोर्समेंट इन इटसेल्फ। तो अगर तुमको बोला जाता है, तुम अपने एटीट्यूड्स एक्सप्रेस करते हो कि मर्डर अच्छी चीज है और लोग तुमको प्रेज करने लग जाए, तो तुम एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म करोगे मर्डर को लेके। और जिस चीज के लिए पनिश किया जाए, अगर तुम अपने घर में नशे पानी की बात करते हो, सिगरेट की बात करते हो, तुम्हारे घर वाले तुमको कूट देते हैं, और कूटना भी चाहिए इस केस में, तो हमारे नेगेटिव एटीट्यूड्स डेवलप हो जाते हैं उन चीजों के पीछे, अगर हमको पनिशमेंट मिलती है कोई एटीट्यूड एक्सप्रेस करने पे। फिर अगली फॉर्म ऑफ थ्योरी जो है वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मतलब हम लोग दूसरों को देख के वो चीज सीख जाते हैं। तो बहुत, जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स को डॉगीज नहीं पसंद, तो उनको देख के मैं भी सीख गया कि डॉगीज अच्छे नहीं होते। लेकिन अभी मेरे एटीट्यूड्स कुछ और है, मुझे काफी पसंद है कुत्ते, कभी उन मिलते हैं तो मैं खेलने लग जाता हूँ। तो दूसरे लोगों को देख के हम एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं, और ये कई बार कल्चर में, सोसाइटी में हम लोग दूसरे लोगों को देखते हैं, इनका क्या ओपिनियन है, इनका क्या एटीट्यूड्स, और वो हम लोग मिमिक करने लग जाते हैं, वो हम लोग सीख जाते हैं सिर्फ बाय द नेचर ऑफ ऑब्जर्विंग। एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी तुम देख सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। फिर हम बात करेंगे अब एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप की, मतलब एटीट्यूड और बिहेवियर का क्या लेना देना है, और अगर है भी तो किस हद तक। तो ये जरूरी नहीं है कि एटीट्यूड इन्फ्लुएंस करे हमारे बिहेवियर को, जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे एटीट्यूड्स हैं, जरूरी नहीं हम लोग वैसे बिहेव करें, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशनल कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं। और इसकी काफी फेमस एक स्टडी थी। तो इन रिसर्चर ने क्या किया, बहुत सारे होटल्स में अमेरिका में एक सर्वे किया चाइनीज लोगों को लेके कि व्हाट आर योर एटीट्यूड्स टुवर्ड चाइनीज पीपल, मतलब एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा, बट एक सर्वे का पार्ट था, उनको वहां दे दिया था कि तुम बताओ, और उसके अंदर एक पार्ट था जहां पे ये लोग एटीट्यूड एनालाइज कर रहे थे इनका चाइनीज लोगों की तरफ। और इन्होंने वो सारी होटल्स का एक डेटा निकाला जिनके नेगेटिव एटीट्यूड्स थे टुवर्ड्स चाइनीज पीपल, और उन होटल में एक चाइनीज कपल को भेजा रहने के लिए, और पता चला मेजोरिटी ऑफ द होटल ओनर्स ने, मैनेजर्स ने उन चाइनीज कपल को रूम दिया था डिस्पाइट देयर नेगेटिव एटीट्यूड। तो कॉमन सेंस क्या कह रहा है भाई, एटीट्यूड अगर नेगेटिव है तो बिहेवियर भी नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एटीट्यूड और बिहेवियर में भाई यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो बहुत केसेस में एटीट्यूड बिहेवियर को अफेक्ट नहीं करते, और बहुत केसेस में करते हैं। ऐसे केस जहां पे एटीट्यूड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और इजीली एक्सेसिबल होते हैं मेमोरी में। अब वो एटीट्यूड्स जिनकी एक्सट्रीमिटी हाई है, मतलब वो अगर पॉजिटिव है तो बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो बहुत नेगेटिव है। सर्टेनिटी और क्लैरिटी, मतलब कि कितने श्योर हैं हम उस चीज को लेके कि हाँ ये एटीट्यूड इस वजह से है और इतना क्लियर है, ये अच्छा है, दिस इज गुड। और तीसरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब क्या तुमने पर्सनली उस चीज से रिलेटेड तुम्हारा कुछ रहा है एक्सपीरियंस, जैसे कि हमारे ये जो लेजेंड है यहाँ पर, रेसिज्म, प्रेजुडिस, इन सब चीजों को फाइट किया, राइट्स के लिए फाइट किया, बिकॉज इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे। इनके एटीट्यूड की जो सर्टेनिटी थी, क्लैरिटी थी, वो बहुत हाई थी। इनको पता था कि एग्जैक्टली ये चीज गलत है, ऐसी है, और एक्सट्रीमिटी भी हाई थी। उनके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत उनकी वैल्यू कैरी करती थी ये चीज लाइफ में, और सेंट्रल थी ये चीज। तो इस टाइप के एटीट्यूड जो कि सेंट्रल होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं, सर्टन होते हैं, क्लियर होते हैं, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से फॉर्म हुए होते हैं, वो एटीट्यूड्स हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि दीज एटीट्यूड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आर कैन बी इजीली बॉट टू आवर मेमोरी। उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जा सकता है। फिर हमारी अगली आती है थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, जो कि एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप को समझाती है। ये कहती है द डिसीजन टू एंगेज इन अ पर्टिकुलर बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ रैशनल प्रोसेस in which behavioral options are considered, consequences of the outcome of each are evaluated, and a decision is reached to act or not to act. That decision is then reflected in behavioral intentions which strongly influence the overt behavior. मतलब ये थ्योरी कहती है हम लोग सोचते समझते हैं चीजों को करने के पहले, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं और फिर एक्शन लेते हैं, जो कि इतना सच नहीं है। मतलब इतनी लंबी प्रोसेस नहीं होती, हम लोग कई बार बिना सोचे समझे कोई चीज कर देते हैं। फिर हम बात करना चाहेंगे एटीट्यूड चेंज की, जिसमें सबसे पहले हम परसुएशन को स्टडी करेंगे। अब परसुएशन क्या है? एफर्ट्स टू चेंज अदर्स एटीट्यूड्स थ्रू द यूज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मैसेजेस। कब किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, अगर तुमको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ ले हेलमेट ना पहनने के लिए, उसको कहते हैं दादा छोड़ दो, जाऊ दया,
मराठी हमारी पूरी क्लास, हम टीचर को बोले सर आज टेस्ट नहीं, सर आपने थोड़ी बोले थे आज टेस्ट है, आज कोई टेस्ट नहीं है। तो हम कोई मैसेज के थ्रू दूसरे का एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं, दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहता। अब ये चीज कैसे होती है? परसुएशन में 3 एलिमेंट्स होते हैं भाई, सोर्स, मैसेज और ऑडियंस। अगर हम लोग सोर्स की बात करें तो 2 चीजें सोर्स में देखी जाती है। सबसे पहले वो कितना क्रेडिबल है और दूसरा कितना अट्रैक्टिव है। तो अगर सोर्स हाईली क्रेडिबल है, जैसे कि कोई भी नया टूथपेस्ट आता है तो कितने 10 में से 9 डेंटिस्ट उसको रिकमेंड करने लगते हैं, लेकिन एक नहीं। तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी बताई जाती है कि हाँ भाई ये क्रेडिबल इंसान है जो कि एंडोर्स कर रहा है इस प्रोडक्ट को। या फिर दूसरे अट्रैक्टिवनेस। अब तुम मेरे को बताओ यार, शाहरुख खान का और पढ़ाई का क्या लेना देना है? नहीं, तुम मेरे को कमेंट में लिख के बताओ यार इन दोनों का पढ़ाई से क्या लेना देना है। लेकिन फिर भी शाहरुख खान आके बायजूस को एंडोर्स करता है। व्हाई? बिकॉज ही इज परसीव्ड एज अट्रैक्टिव टू मेनी पीपल। तो सोर्स अगर क्रेडिबल हो या अट्रैक्टिव हो या दोनों हो तो परसुएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें मैसेज की, तो मैसेज में अगर इमोशनल अपील हो, एक पॉजिटिव अपील हो, तो दैट इज मोर लाइकली टू परसुएट। जैसे कि यहाँ पे सफोला ऐड कर रहा है कीप योर फैमिली एंड हार्ट हेल्दी, एक इमोशनल अपील है। हाउस वाइफ्स के लिए जो मैनेज करती हैं घर, जिनको पता है कि भाई मेरे को फैमिली के लिए क्या लेना है, कैसे डिसीजन लेने, उनके हाथ में डिसीजन है, उनको सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है। और एक फियर अपील होती है, जैसे टोबैको कॉजेज कैंसर। तो अगर तुम एक सिगरेट का डब्बा लो जहां पे लिखा रहता है, मत लेना वैसे, लेकिन वहां लिखा रहता है कि टोबैको कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस पे एक जोक भी है कि इंसान एक पनवाड़ी से आदमी सिगरेट का डब्बा लेके आता है और फिर 2 मिनट में वापस आता बोलता है भाई ये कौन सा डब्बा दिया है? वो वाला दे जिसमें टोबैको किल्स लिखा होता है। तो एक फियर अपील होती है अगर मैसेज में, दैट इज ऑल्सो लाइकली टू परसुएड अस, टू मेक अस चेंज आवर एटीट्यूड। फिर अगर ऑडियंस की बात करें तो इसमें भी कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ऑडियंस के खुद के एटीट्यूड्स एग्जिस्टिंग, जिसमें अगर नेगेटिव एटीट्यूड्स की स्पेशली बात करें, स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिसेस एटसेट्रा, उनका इंटेलिजेंस, उनकी परसुएबिलिटी, मतलब वो कितने प्रोन है, कितने वल्नरेबल हैं अपना एटीट्यूड चेंज करने के लिए। तो ये सारी चीजें ऑडियंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगेन ये बहुत 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 लंबा टॉपिक है परसुएशन का, इस पे भी हम लोग कभी और बात कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी, सबसे फाड़ थ्योरी अभी तक की इस प्रेजेंटेशन में, वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी, जो दी थी वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर। अब फेस्टिंगर कहते थे भैया जब हमारे मन में 2 ऑपोजिंग चीजें हो जाती है, एक एटीट्यूड है और उसका ऑपोजिट बिहेवियर हमने कर दिया, 2 उल्टी चीजें हैं, तो एक डिस्ट्रेस क्रिएट होती है माइंड में। आगे चल के पता चला कि डिस्ट्रेस बहुत हद तक फिजिकल भी होती है, मतलब एक्चुअल में तुम इसको फील कर पाते हो अपने शरीर में। डिस्ट्रेस को हम लोग डिसोनेंस कहते हैं, और इस डिसोनेंस को कम करने के लिए हम लोग हमारा एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं या बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम मानते हो तुम हमेशा सच बोलते हो, लेकिन तुमने झूठ बोल दिया। अब बिहेवियर तो चेंज नहीं हो सकता, एटीट्यूड जरूर चेंज हो सकता है। तो तुम ये बोलते हो अपने आप को कि यार मैंने तो झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो सिचुएशन की डिमांड थी, ताकि डिसोनेंस कम हो जाए, जो तुम्हारे मन में डिस्ट्रेस थी 2 ऑपोजिंग चीजों के बीच में, वो कम हो जाए। एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में जब डिस्क्रिपेंसी है, वहां पे डिसोनेंस आएगा, और डिसोनेंस को कम करने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को बुलाया और उनको 2 ग्रुप में बांटा और उनसे बहुत ही निहायती बोरिंग काम करवाया। अब उनको बोला कि भाई देखो आज रिसर्च असिस्टेंट जो है हमारा वो एब्सेंट है, तो तुम मेरे लिए काम कर दो, बाहर जो आदमी आया है ना उसको बुलवा लेना, उससे फॉर्म भरवा लेना और उसको ये बोलना कि टास्क बहुत इंटरेस्टिंग है। बोले ठीक है। अब उन्होंने सामने वाले इंसान को बोला कि टास्क बहुत इंटरेस्टिंग है और उनको जाने दिया, और जाते जाते उनको एक ग्रुप को $20 दे दिया और दूसरे ग्रुप को $1 दिया। मतलब भाई $20 उस टाइम पे जब ये एक्सपेरिमेंट हुई थी ना, इनके 2 हफ्ते का पेट्रोल आ जाता उसमें। और $1 में क्या है, आज भी साले चॉकलेट नहीं आती $1 में। एक ग्रुप को दिया भाई $20, दूसरे ग्रुप को दिया $1। अब 1 हफ्ते बाद उनको बुलाया गया वापस, कुछ काम के लिए बुलाया गया था, ये बोल के भाई कुछ काम से बुला रहे हैं, लेकिन उनका स्टडी था कि भैया ये देखना कि जो इंसान झूठ बोलता है उसके मन में क्या रिएक्शन होता है, उसका क्या रिएक्शन होता है पूरी चीज को लेके। उनसे पूछा भाई कि तुम्हारा जो टास्क था जो तुमने किया वो कैसा था। उनके बेसिकली एटीट्यूड्स को असेस कर रहे हैं टास्क की तरफ कि कितना इंटरेस्टिंग था टास्क। अब जिन बच्चों को $20 दिया था वो तो सिंपल बोले कि भाई इतना वाहियात टास्क था, भाई मेरे को इतना वाहियात टास्क मैंने कभी नहीं किया और मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, एकदम अश्लील ग्रोवर स्टाइल में। क्योंकि जस्टिफिकेशन सिंपल था, भाई मैंने झूठ बोला क्योंकि $20 मिले, जस्टिफाइबल है, इतनी बड़ी कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसी का और पैसे भी मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ग्रुप जिसको $1 मिले थे वो सोच रहे साला मैं $1 में बिक गया झूठ बोलने के लिए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, टास्क सही में इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो दूसरा जो ग्रुप था वो बोलता है भैया टास्क इंटरेस्टिंग था, दूसरे ग्रुप अपने एटीट्यूड ही बदल दिए। ये चीज ऑब्जेक्टिव थी भैया क्योंकि टास्क सही में बोरिंग था।
दूसरा ग्रुप बोल रहा है भाई इतना बोरिंग नहीं था। तुम कोई चीज खरीद लेते हो, 80,000 के जूते खरीद लेते हो, अगर तुमको लगता है तुमने पैसे वेस्ट कर दिए कहीं पे, फिर तुम सोचने लगते नहीं नहीं यार इतना खराब भी नहीं है, मतलब अच्छे अच्छे फीचर हैं इस प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे भी डिसोनेंस हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और जब तुम अपने आप को बोलते हो कि मैं काम करूंगा और आज काम नहीं करते, पढ़ाई करूंगा और आज पढ़ाई नहीं करते, तो भी वहां पे डिसोनेंस आता है। अब उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग बोलते हैं अरे कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। लेकिन मेरी मम्मी बोलती थी कल कभी नहीं आता, और मम्मी काफी सही बोलती थी। हमारा अगला टॉपिक है स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, प्रेजुडिस व्हाट आर दे। तो स्टीरियोटाइप्स beliefs about social groups in terms of their traits or characteristics that they are believed to share. Stereotypes are cognitive frameworks that influence the processing of social information. भैया एक और लेजेंड की एंट्री हो चुकी है, बताओ ये मीम क्या कहता है, कितने लोग इस मीम से फेमिलियर हैं, ये इंसान ने क्या बोला हंसने के पहले। तो ये एक स्टीरियोटाइप है कि एक इंसान है अगर, और वो एक सोशल ग्रुप को बिलोंग करता है, जैसे कि विमेन, हा। तो अगर एक औरत है और उसके साथ में क्या स्टीरियोटाइप्स अटैच्ड, ये लोग इनकम्पिटेंट है काम करने को लेकर, इतने डेडिकेटेड नहीं होते, इतने अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते, ये सारे स्टीरियोटाइप्स विमेन के साथ में एसोसिएटेड है। तो अगर एक औरत आती है उसको हम लोग ऐसे सोचते हैं उसके बारे में, क्योंकि ये एक सोशल ग्रुप है विमेन का, और हम लोग सोचते हैं कि ये इंसान, ये पूरा ग्रुप एक कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड शेयर करता है जिसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। मतलब अगर एक विमेन हो तो सारी औरतें ऐसी होती है, सारे मर्द ऐसे होते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही ओवर जनरलाइज्ड, हाइपर जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है जो पूरे ग्रुप पे थोप दी गई है। दिस इज अ स्टीरियोटाइप, ओवर जनरलाइजेशन अबाउट अ ग्रुप, सोशल ग्रुप। फिर अगला होता है प्रेजुडिस, दैट इज द नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन द ग्रुप मेंबरशिप। तो जो स्टीरियोटाइप था दैट इज कॉग्निटिव एलिमेंट, वहां पे हम लोग सोच रहे हैं, थिंकिंग इन्वॉल्व है। प्रेजुडिस इज व्हेन यू ऐड हेट टू इट, नेगेटिव फीलिंग्स टू दैट स्टीरियोटाइप्स। तो प्रेजुडिस बिल्कुल स्टीरियोटाइप्स पे बेस्ड है। स्टीरियोटाइप्स पहले हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, फिर उस इन्फॉर्मेशन पे हम लोग एक जजमेंट पास कर रहे हैं एंड वी डेवलप फीलिंग्स। तो अगर हिटलर का एग्जांपल लें, भाई इन्होंने जो बोला जूश लोगों के खिलाफ और उनकी जो हालत, कितने लोगों को मारा, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजुडिस, नेगेटिव इमोशन स्टेट्स की। और डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस अगर बिहेवियर में बदल जाए उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अगर एक इंसान के प्रेजुडिस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं ओवरवेट लोगों की तरफ, कि ओवरवेट लोग जो होते हैं वो आलसी होते हैं, तो उसका वो स्टीरियोटाइप है नेगेटिव, एंड ही हेट्स ओवरवेट पीपल। तो स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस हो गया वो। लेकिन वो इंसान अगर एक एम्प्लॉयर है और एक इंसान उसके इंटरव्यू देने आता है और वो एक ओवरवेट इंसान है और ये इंसान उसको हायर कर लेता है, अपने बिहेवियर में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो ठीक है, वेल एंड गुड है, तो है एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड वैसा, लेकिन वो बिहेवियर में नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये इंसान इस इंसान को हायर करने से मना करते बिकॉज ऑफ हिज प्रेजुडिस, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। द डिफरेंशियल यूजुअली नेगेटिव बिहेवियर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ मेंबर ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। समझ रहे हो यहां तक बातें क्या समझ में आ रही है? अब बात करते हैं भाई इस प्रेजुडिस को, इस डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीजों को कैसे कम किया जाता है, एटीट्यूड्स में इनको कैसे कम कर सकते हैं। तो उसके बहुत तरीके हैं। ये यार वन ऑफ माई फेवरेट मूवी सीरीज हैरी पॉटर एंड स्टफ। तो एक है कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस, मतलब अगर जिस ग्रुप के खिलाफ हमारा प्रेजुडिस है उसके साथ हम लोग डायरेक्ट टच में आएंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कांटेक्ट करेंगे, उनके साथ टाइम बिताएंगे, तो हमारा प्रेजुडिस कम हो जाएगा। और ये चीज एक्चुअल में काम करती है। एक मेथड है जो बहुत सारे स्कूलों में यूज होता है अमेरिका में, जिग्सॉ क्लासरूम कहते हैं उसको, जहां पे अलग अलग एथनिसिटी, रिलीजन और बैकग्राउंड के लोगों को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है और उनको ऐसा काम दिया जाता है जो एक दूसरे के मदद से ही हो सकता है। इंटरडिपेंडेंसी वहां पे ग्रुप में होती है, एक इंसान उसको अकेले नहीं कर सकता, सबकी वहां पे जरूरत होती है। और इस केस में देखा जाता है कि बच्चों के जो एटीट्यूड्स है, नेगेटिव एटीट्यूड्स, प्रेजुडिस, वो एकदम सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। तो कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस वो कहती है। रीकैटेगराइजेशन मतलब कि यार एक जो सोर्स है प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप वगैरह का, वो अस वर्सेस देन होता है। मतलब एक कैटेगरी होती है कि जिस ग्रुप में मैं हूं दैट इज अस, दैट इज इन ग्रुप, और जो दूसरा ग्रुप है तुम्हारा ग्रुप, जिसमें तुम मेरे ग्रुप में नहीं हो, मतलब तुम दूसरे ग्रुप में हो, दैट इज देम, एट योर ग्रुप, आउट ग्रुप। तो दूसरे ग्रुप वालों के खिलाफ हमारी जो प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन डेवलप होते हैं। लेकिन अगर रीकैटेगराइज कर दिया जाए, इंस्टेड ऑफ नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का कैटेगराइजेशन, एक इंडियन का कैटेगराइजेशन कर दिया जाए वहां पे, कि कैटेगरी को और बड़ा कर दिया। कैटेगरी जितनी छोटी होती है प्रेजुडिस के चांसेस होते हैं कि वो बढ़ जाएगा वहां पे, लेकिन अगर कैटेगरी को बड़ी कर दिया जाए तो चांसेस है कि प्रेजुडिस कम होंगे सिग्निफिकेंट लेवल पे। फिर सोशल लर्निंग, जैसा हमने देखा, दूसरे को देख के सीखना। इसलिए अगर हमारे पेरेंट्स और हमारे सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं वो हमारे लिए बढ़िया एग्जाम्पल सेट करें, जैसे वो बिहेव करेंगे हम वैसे बिहेव करेंगे, उनका प्रेजुडिस कम होगा तो हमारा भी कम हो जाएगा उनको देख के। कलेक्टिव गिल्ट और फिर सोशल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजों की भी बात होती है, लेकिन उसके बारे में कभी और बात करेंगे, आज हमारे पास समय थोड़ा कम है। अगला पार्ट सोशल इंटरेक्शन का, एग्रेशन एंड ऑल्ट्रुइज्म।
मतलब यहाँ अच्छी और खराब दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। एग्रेशन का मतलब होता है बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड द गोल ऑफ हार्मिंग अनदर लिविंग बीइंग हु इज मोटिवेटेड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट। मतलब कि भैया मारपीट, वर्बल एग्रेशन कुछ भी हो सकता है व्हेन यू इंटेंड हार्म टू द अदर पर्सन और लिविंग बीइंग, दैट इज कॉल्ड एग्रेशन। सबसे बड़ा क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी इन इवन द प्रेजेंट टाइम्स, व्हाई एग्रेशन, व्हाई डू वी बिहेव इन एन एग्रेसिव मैनर। तो कुछ तो बायोलॉजिकल थ्योरी जैसे सिगमंड फ्रॉइड वगैरह की जो कहती है भाई हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं विच लीड टू द एग्रेसिव बिहेवियर। लेकिन कुछ जो थ्योरीज आई, वन ऑफ देम इज फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, जो बताती है कि भैया फ्रस्ट्रेशन जो होता है, मतलब एक गोल ब्लॉक अगर हो जाए, तुम कुछ अचीव करना चाहते हो, वो गोल ब्लॉक हो जाए, दैट इज फ्रस्ट्रेशन विच यू एक्सपीरियंस। अरे यार, और ये लेजेंड को कितने लोग जानते हैं। अगेन एक और लेजेंड की एंट्री हो चुकी है। हमारी पीपीटी पे आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे, हमारी प्रेजेंटेशन कैसी है दोस्त, मुझे बताओ, बहुत अच्छा लगेगा। अगेन नेक्स्ट लेवल, सबको पता है इस सीन के बाद क्या होता है, सबको पता है दिस इज एन एग्रेसिव बिहेवियर। इसके बाद वाला भी जो सीन आता है जब वो कार रोकते हैं गाड़ी को और कहते हैं भाई दादा लिफ्ट, की गाड़ी चालू नहीं होती है। तो फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एग्रेशन। भाई बहुत ही कड़क थ्योरी है ये, बहुत गजब की थ्योरी है, लेकिन दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू दूसरी थ्योरीज के समान। ये बिल्कुल इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन उसको अगर क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे तो उसके कुछ क्रिटिसिज्म हमको निकल के आते हैं। अगली थ्योरी भाई बायोलॉजिकल थ्योरी, जैसे हम लोग बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड, हमारे बहुत लोग इनको भी फादर ऑफ साइकोलॉजी मानते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन साइकोलॉजी। ये कहते थे भैया हमारी कुछ डेथ इंस्टिंक्ट्स हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं, जो विच लीड अस टू बिहेव एग्रेसिवली। और कोनार्ड लॉरेंस, इन्होंने अटैचमेंट वगैरह की भी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में थ्योरी दी थी, वो भी बताते हैं भाई एक फाइटिंग इंस्टिंक्ट होता है, हम लोग इंसान नेचुरल है, हमारी बायोलॉजी में है ये चीज। फिर अगली मॉडर्न थ्योरी, मतलब वैसे बहुत सारी थ्योरीज है, हम लोग आज 3 थ्योरीज पढ़ रहे हैं। तीसरी थ्योरी जो है जनरल एग्रेशन मॉडल, ये काफी मॉडर्न थ्योरी है जो बताती है भाई देखो यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें होती है जो ट्रिगर करती है एग्रेशन को, और ये जो इनपुट वेरिएबल्स है, मतलब कि जो चीजें जो ट्रिगर कर रही है हमारे एग्रेसिव बिहेवियर को, वो होती है दो। इनपुट वेरिएबल्स दो होते हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स और पर्सन फैक्टर्स। तो सिचुएशनल फैक्टर्स मतलब प्रोवोकेशन, कोई तुमको छेड़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन जैसे हमने अभी बात की, एक्सपोजर टू एग्रेसिव मॉडल्स, क्यूज मतलब जहां पे प्राइमिंग की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्यूज एसोसिएटेड विद एग्रेशन, कोई तुमको ऐसे करके खड़ा हो जाए, मतलब हु इज रेडी टू फाइट, दैट इज अ क्यू फॉर द एग्रेशन। कॉजेस ऑफ डिस्कम्फर्ट और नेगेटिव, मतलब कुछ भी कोई भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दैट इज अ सिचुएशनल फैक्टर, बाहर की दुनिया में जो चीजें हो रही है विच कैन ट्रिगर योर एग्रेसिव बिहेवियर। और दूसरी है पर्सन फैक्टर, मतलब तुम कितने नेगेटिव हो, तुम कितने खराब इंसान हो, हमें नॉट खराब इंसान बट तुम कितने नेगेटिव हो, और माय फ्रेंड्स आर टॉक्सिक, कितने टॉक्सिक हो। इरिटेबिलिटी, ये हमारी कुछ बायोलॉजिकल डिस्पोजिशंस होती है, हर किसी का अलग अलग होता है, जो ये न्यूरोटिसिज्म वाला ट्रेट है पर्सनैलिटी का। फिर बिलीव्स अबाउट एग्रेशन, एग्रेशन अच्छा या बुरा, बेसिकली रफली, ठीक है। प्रोग्रेशन वैल्यूज, टाइप्स, टाइप ए पर्सनैलिटी, ये मतलब पर्सनैलिटी से रिलेटेड है चीजें, हम लोग पर्सनैलिटी की बात अभी नहीं कर रहे हैं। हॉस्टाइल एट्रीब्यूशन बायस, उनसे आती है हमारी एक अगली जो इंटरनल स्टेट होती है, दैट इज अगेन कॉग्निटिव, अराउजल एंड अफेक्ट। कॉग्निटिव मतलब अगेन व्हाट वी थिंक, हमारी अवेयरनेस में लेके आए जाते हैं, एटीट्यूड्स और बिलीव, सारी चीजें हमारी अवेयरनेस में आती है, दैट इज कॉग्निशन। अफेक्ट मतलब कि हम हाउ वी फील अबाउट दैट, हमारी अगर मन में गुस्सा ट्रिगर कर दी है चीजें, या फिर कोई भी ऐसा इमोशन विच कैन लीड टू एग्रेशन, मोस्टली फियर और एंगर, ठीक है। फिर अराउजल मतलब हमारी पूरी बॉडी में एक्साइटमेंट है, कुछ एक अटेंटिव स्टेट है बॉडी की, दैट इज अराउजल। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल अराउजल एंड दैट लीड्स टू एन अप्रेजल। अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन बाहर की दुनिया का, क्या ये सिचुएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अब अप्रेजल के बाद हमको अगर पता चलता है भैया देखो अगर मैं यहाँ पे मारपीट कर दूंगा तो यहाँ तो पुलिस खड़ी है, रिस्ट्रेनिंग फैक्टर्स हैं, मतलब यहाँ पे अप्रेजल सिचुएशन कैसा है भाई, पंगा मतलब भसड़ हो जाएगी इधर। तो वहां पे थॉटफुल एक्शन कि चलो हम लोग सप्रेस कर लेते हैं एंगर को, बाद में निकाल लेंगे, कोई दूसरे तरीके से बिहेव कर लेते हैं। या फिर दूसरा, पुलिस नहीं है कोई, मैं बच भी जाऊंगा इसको करके, तो भाई तो आ जाता, मैं बताता हूं मैं अभी वहां पे। इम्पल्सिव एक्शन यहाँ पे होगा, चीजों का ध्यान रख के। तो ये देखो कितनी बढ़िया, कितनी एक्यूरेट थ्योरी है, जो कि सिचुएशनल फैक्टर्स को भी कंसिडर कर रही है, हमारे इंटरनल डिस्पोजिशंस को, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, हर चीज को कंसिडर करके, पूरा थॉट, इमोशन भी है, हर चीज देखने के बाद में ये चीज बता रही कि भाई कैसे हो रहा है एग्रेशन। लेकिन अगेन ये एग्रेशन को एक्सप्लेन कर रही है, इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं, नॉट कंप्लीटली एक्यूरेट, लेकिन काफी तगड़ी और मोटी थ्योरी है ये। और ये फोटो हमने बैरन की किताब से उठाया, सोशल साइकोलॉजी की, काफी अच्छी किताब है, मोस्ट रिकमेंडेड। ये पूरी पीपीटी इस किताब के बेस पे बनी है। खराब चीजों की तो बात हमने कर ली, एग्रेशन की, ठीक है। अब बात करते हैं प्रो सोशल बिहेवियर की, मतलब कोई ऐसा हेल्पिंग बिहेवियर जहां हम लोग दूसरे का भला कर रहे हैं। तो हमारे सोनू सूद जी, जिन्होंने
माइग्रेंट्स की मदद की थी। फिर शिंडलर, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के बहुत सारे जूइश लोगों की जान बचाई थी नाजी जर्मनी के समय। प्रो सोशल बिहेवियर मतलब दूसरे का भला करना, रफली रफली। उसके अंदर आता है ऑल्ट्रुइज्म, मतलब दूसरे का भला करना बिना अपना फायदा सोचे। मेरे को उससे कुछ नहीं हो रहा लेकिन स्टिल मैं दूसरे की मदद कर रहा हूं, दैट इज ऑल्ट्रुइज्म। तो अब देखते हैं भाई प्रो सोशल की कुछ थ्योरीज है, प्रो सोशल बिहेवियर की कुछ थ्योरी है कि व्हाई डू वी बिहेव इन दिस मैनर। तो सबसे पहले आती है एम्पैथी, ऑल्ट्रुइज्म, हाइपोथेसिस, और एक और लेजेंड की एंट्री हो चुकी है पीपीटी में। कितने लोगों ने ये मूवी देखी है, कितने लोगों को ये सीन मालूम है, हमें बताएं कमेंट में। तो बेसिकली जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है, दिस इज मूवी कॉल्ड वन मैन आर्मी, सत्यादि मास वाली मूवी है। और यहाँ पे ये आदमी एक्टिंग कर रहा होता है, इसको झूठ बोल रहा होता है कि मेरे को कैंसर है, और ये इंसान के कुछ फैमिली मेंबर की डेथ हुई होती है कैंसर की वजह से। तो ये इंसान मस्त इस पे पैसा फेंकते जाता है, मस्त इस पे खर्च करता है पैसे वैसे। और दिस इज इतना फनी सीन था ना यार ये। एम्पैथी, ऑल्ट्रुइज्म, हाइपोथेसिस कहती है कि सम प्रो सोशल एक्ट्स आर मोटिवेटेड सोनली बाय द डिजायर टू हेल्प समवन इन नीड। मतलब हम लोग लोगों के साथ में एम्पैथाइज करते हैं। एम्पैथी का मतलब दूसरे की नजर से पूरी दुनिया को देखने की और समझने की कोशिश करना, और हम सिर्फ इसलिए मदद कर रहे हैं कि बेचारे को यार जरूरत। एम्पैथी, ऑल्ट्रुइज्म, हाइपोथेसिस ये कहती है। फिर अगली थ्योरी है कॉम्पिटिटिव ऑल्ट्रुइज्म, मतलब कि अगर हम किसी का भला कर देंगे तो हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा, एटीट्यूड स्टेटस। ओ भाई, तो ये इंसान जो कोविड में बहुत सारे नमूने, सर्कस, ऐसे लोग जो दूसरों की मदद कर रहे थे ये दिखाने के लिए, देखो देखो हम कितना सही है, हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली वो चीज जो इस इमेज में हो रही है कि मैं देखूंगा मैं दूसरों को भला कर रहा हूं, इससे मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा। अगली थ्योरी है किन सिलेक्शन थ्योरी, जो कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की थ्योरी इस पे बेस्ड, और ये कहती है भैया देखो हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन सबका गोल है कि उसके जीन्स की ज्यादा से ज्यादा कॉपी पास हो अगली जनरेशन में। इसलिए हम लोग मोटिवेटेड होते हैं उन लोगों को हेल्प करने के जिनका हमारा ब्लड रिलेशन है, जो अपने साथ वाले लोग हैं। अपने लोगों की मदद करो ताकि हमारी जीन्स और स्प्रेड हो। तो किन सिलेक्शन थ्योरी ऐसा कहती है। अब अगेन यार बहुत सारी थ्योरीज ऑल्ट्रुइज्म की, हमने 3 देखी, और आगे हम बात करेंगे ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहां पे हम किसी की मदद नहीं करते। मतलब तुम भी अगर रास्ते से जा रहे हो और 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो तुम अगर एक आम हिंदुस्तानी हो तो खड़े रह के एंजॉय करते हो, रोकने नहीं जाते, किसी की मदद करने नहीं जाते। अभी यहाँ पे क्या हो रहा होता है ना, इट इज कॉल्ड बायस्टैंडर इफेक्ट, अ थ्योरी विच स्टेट्स इंडिविजुअल आर लेस लाइकली टू हेल्प टू अ विक्टिम व्हेन देयर आर अदर पीपल प्रेजेंट। हर कोई ये सोचता है कि कोई और मदद करेगा, एग्जैक्टली ऐसे जैसे इस फोटो में हो रहा है। और ये इफेक्ट स्टडी किया गया था किटी जेनोविस नाम की एक औरत के इंसिडेंट के बाद, जिनका मर्डर हो गया था, और लोग देख रहे थे, किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया था घंटों तक। तो बायस्टैंडर इफेक्ट बताता है भाई एक इमरजेंसी सिचुएशन में जितने ज्यादा लोग मौजूद होते हैं, मदद करने की संभावना उतनी घट जाती है। और इस जो बायस्टैंडर इफेक्ट है ना, इसको बाईपास किया जा सकता है। ब्लेटाने और डार्ले नाम के 2 साइकोलॉजिस्ट थे जिनने इसको थॉरोली स्टडी किया था, और उसके बाद उन्होंने 5 क्रूशियल स्टेप्स दी हेल्पिंग बिहेवियर की। अगर बायस्टैंडर इफेक्ट को तुम बाईपास करना चाहते हो, कि हेल्पिंग बिहेवियर होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड करती है 5 चीजें। सबसे पहला, द पर्सन नीड्स टू नोटिस द इवेंट। तुमको दिखना चाहिए भाई इवेंट। अगर तुमने नोटिस ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं क्या चल रहा है, तो क्या ही होगा, वहां पे ही बात खत्म हो जाती सबसे पहले। फिर दूसरा, इंटरप्रेट इमरजेंसी। इवेंट को हमने नोटिस किया, हमने समझा कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन है यहाँ पे, इसको मदद की जरूरत है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, की मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा बनता है कि मैं जाके इसकी मदद करूं। और फिर चौथा, वी थिंक इफ वी हैव द स्किल्स विच आर नीडेड टू हेल्प। अब किसी को सीपीआर देना है, कोई और तरीके की मदद की जरूरत है जिसकी हमको स्किल्स नहीं है, तो इट इज लेस लाइकली दैट वी आर गोइंग टू हेल्प। बट अगर वो स्किल्स हम में है विच आर नीडेड टू हेल्प, हम लोग बिल्कुल जाके मदद करेंगे। और फिर पांचवा, मेक दी फाइनल डिसीजन, एक्चुअली जाके एक्शन लेना और उसकी मदद करना। तो जैसे ही एक इंसान सामने आता है ना मदद करने, दूसरे लोग भी आ जाते हैं मदद करने के लिए। तो ये 5 स्टेप्स काफी जरूरी होती है हेल्पिंग बिहेवियर में। तो दोस्त बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। जैसा मैंने शुरू में बताया था, हमने सिर्फ सरफेस लेवल का भी सरफेस लेवल आज कवर किया है सोशल साइकोलॉजी में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीजें जैसे कि कंफॉर्मिटी स्टडीज, ओबीडियंस स्टडीज, मिलग्राम की, भाई सबसे दिल दहला देने वाली जो स्टडी थी स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, ये सब चीजें हम लोग मिस कर चुके हैं। और उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल साइकोलॉजी में है। 1-2 चीजें हैं दोस्त। सबसे पहले तो मुझे बताओ ये वीडियो तुमको कैसी लगी। मैं जेन्युइनली जानने में इंटरेस्टेड हूँ। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो @वैभव रंगलानी, कमेंट में लिखकर बता सकते हो, एंड आई रीड एवरी सिंगल मैसेज। तो मुझे बताओ ये वीडियो कैसा लगा, और क्या तुमको ऐसी और वीडियोस चाहिए। आई विल मेक श्योर टू मेक सच वीडियोस ऑन these things, these topics which we have missed। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, फ्यूचर में ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। और अगर तुम्हारे कोई दोस्त भाई बंधु हैं जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिनका एग्जाम है सोशल साइकोलॉजी की, उनको जरूरत है, तो ये वीडियो उनके साथ में शेयर करो। बहुत अच्छा लगा दोस्त,
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, मेहनत करें और खुश